कक्षा एकादश में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रोटिस्टा जगत तक अध्ययन कर लिया था। आज हम उसके आगे के जगत, जो तीसरा जगत है, कवक या फंजाई जगत का अध्ययन करेंगे। इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो फंजाई या कवक क्या है, इसको आइए हम समझते हैं। तो फंजाई या कवक क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि जो सड़े गले फल होते हैं, जो बहुत दिन तक रखा हुआ रोटी, ब्रेड इत्यादि, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, हरे कलर की या सफ़ेद कलर के कुछ फफूंदी लग जाते हैं, ठीक है। वह फफूंदी क्या है? वही कवक है, ठीक है। वही फंजाई जगत वाले जो कवक हैं या फंगस हैं उसमें लग जाते हैं, ठीक है। जो वो पदार्थ को सड़ा गलाकर उसको पूरा खाने योग्य नहीं रखते हैं, ठीक है, वो वेस्ट बना देते हैं उस पदार्थ को। तो ये सभी जो पाए जाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा जो साकी पौधे, सरसों का साग है, ये लाली भाजी है, ठीक है, इनमें जो है और भी बहुत सारे जो साकी पौधे होते हैं या साकी जिनमें हमें साग प्राप्त होते हैं, दुर्बल तना वाले होते हैं, तो उनमें उनके पत्तों पर छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं। यह भी फंगस हैं, कवक हैं, ठीक है। गेहूं में भी इस प्रकार का, धान में भी इस प्रकार का दिखता है। तो ये सभी फंगस हैं। तो ये फंगस कहाँ पाए जाते हैं? ये पूरे सभी वातावरण, ये विश्वव्यापी होते हैं। ये हवा, जल, मिट्टी, जीव जंतु के ऊपर, पौधों के ऊपर, इन सभी के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं? सामान्यतः गर्म एवं नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं, ठीक है, सरलता से उग जाते हैं ये। और ये जो आकार एवं आकृति में क्या होते हैं? ये तंतुमय होते हैं। इनको यदि सूक्ष्मदर्शी से या आप जो देखते हैं ब्रेड या जो सड़ा गला रोटी से, उसमें जो फफूंद लगे रहते हैं उसको खरोच करके स्लाइड में उसका स्थायी अस्थायी स्लाइड बना करके उसको हम सूक्ष्मदर्शी पर देखें तो उसमें तंतुमय स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तंतुमय लंबे धागे के समान। तो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर में कौन होते हैं? कवक। कवक का किस स्थान पर पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे दिखते हैं, ये तो आप लोगों ने समझ गए। अब हम देखते हैं कि कवक हमारे लिए लाभकारी होते हैं या हानिकारक होते हैं। तो कवक जो होते हैं लाभकारी और हानिकारक दोनों होते हैं। लाभकारी में क्या होते हैं? ये जो हैं बहुत बड़े उद्योगों में, ठीक है, उद्योगों में जो ईस्ट नामक जो कवक है उसका डबल रोटी बनाने में, बियर बनाने में उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो है, जो चिकित्सा क्षेत्र में हम देखें तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से जो है, पेनिसिलियम नामक जो प्रतिजैविक औषधि है, जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, उसको निर्माण करने में भी यह हेल्पफुल होता है, यह जो कवक है। उसके बाद क्या होता है, कुछ कवक जो होते हैं जैसे खाद्य पदार्थ के रूप में होते हैं, ये जैसे छत्रक, जिसे मशरूम भी कहा जाता है, कुकुरमुत्ता जो टोल्ड स्टूलिस का इंग्लिश नाम है, ठीक है, ये सभी जो हैं हमारे लिए लाभकारी कवक होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें, अब कवक जो है, कवक से बचाने के लिए हम अपने खाद्य पदार्थों किस में रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। रेफ्रिजरेटर में इसलिए रखते हैं ताकि उसमें कवकों का इन्फेक्शन ना हो, कवक उसमें अपना घर न बसा पाएँ, ठीक है, अपना कॉलोनी नहीं बसा पाएँ। और ये कवक तंतुमय होते हैं। और इन तंतुमय के समूह को, ठीक है, कवकों के समूह को क्या कहते हैं? माइसिलियम कहा जाते हैं, कवक जाल कहते हैं। और कुछ कवक जो होते हैं उनमें तंतुमय न होकर के नलिकाकार होते हैं, और इस नलिका के अंदर साइटोप्लाज्म जो कोशिका द्रव्य भरा रहता है, इस कारण है संकोशिकी कवक भी, तंतु भी कहते हैं। और कुछ कवक तंतुओं में उनमें एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, और यह कोशिका भित्ति जो है काइटिन या पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, ठीक है। अब हम देखे हैं कि कवक जो होते हैं परपोषी होते हैं या मृतोपजीवी होते हैं। तो ये दोनों होते हैं, ठीक है। परपोषी यानी कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, ठीक है, इन्हें परजीवी कवक कहते हैं। और कुछ जो है मृत जो सबस्ट्रेट होते हैं, जो घुलनशील पदार्थ होते हैं, मृत घुलनशील पदार्थ जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं, तो ऐसे कवक क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी कहलाते हैं, ठीक है। और कुछ कवक जो सजीव एवं पौधे पर या जंतु पर जो होते हैं आश्रित होते हैं, उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें परजीवी कवक कहलाते हैं। जैसे शैवाल तथा लाइकेन के साथ उच्च वर्गीय पौधे कवक मूल बनाकर भी रहते हैं। इसे
सहजीविता कहलाती है। सहजीविता यानी कि दोनों को लाभ हो, ठीक है। यदि जिस पौधे या जंतु पर वह कवक अटैच हो गया तो वह दोनों को लाभ पहुंचाते हैं, खुद का भी लाभ होता है और वो रहने के कारण दूसरों का भी लाभ होता है, यानी कि जो जिस पर अटैच रहते हैं। और कवक में क्या होता है, जनन जो है कायिक खंडन यानी कि खंडन के द्वारा, जैसे हाइड्रा में विखंडन के द्वारा होता है, खंडन विखंडन के द्वारा, मुकुलन विधि के द्वारा इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है। और इसमें जनन जो है बीजाणु होता है और इस बीजाणु को कोनिड या कोनिडोस्पोर्स भी कहते हैं। और इनमें बीजाणुधानी चल बीजाणु के द्वारा होता है जिसे ऊस्पोर्स या निशितांड कहा जाता है। जैसे एस्किस बीजाणु, बेसिडियम बीजाणु के द्वारा इसमें लैंगिक जनन होता है। और विभिन्न प्रकार के जो बीजाणु होते हैं सुस्पष्ट संरचना उत्पन्न करते हैं और इस सुस्पष्ट संरचना को फलनकाय कहते हैं। अब लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। अब इनका जो लैंगिक जनन यदि कवक करते हैं तो इनमें 3 चरण होता है। तो पहला चरण क्या है, 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म में संलयित होकर अपना एक संरचना बनाते हैं जिसे प्लाज्मोगेमी कहते हैं। यदि 2 चल या अचल युग्मक, ठीक है, जैसे मेल गेमिट फीमेल गेमिट, जिन्हें नर युग्मक मादा युग्मक कहते हैं, उनके यदि प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में यदि संलयित हों तो इस क्रिया को प्लाज्मोगेमी कहते हैं, ठीक है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और दूसरा, यदि केंद्रक संलयित हों तो इस कंडीशन को, इस चरण को जो है केंद्रक संलयन कहते हैं। अब तीसरा है युग्मनज। युग्मनज यानी कि दोनों के संलयन के बाद जो युग्मनज या जायगोट बनता है तो उसमें जो है मियासिस के कारण, मियासिस यानी कि कोशिका विभाजन की एक प्रकार है मियासिस माइटोसिस, ये अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के कारण क्या होता है, अगुणित बीजाणु बनता है। और ये अगुणित बीजाणु फिर संलयित होकर जो है भ्रूण में 2n हो जाती है। अगुणित बीजाणु यानी nn होती है और इनके संलयन के बाद यह द्विगुणित हो जाती है। और आगे यदि अन्य फंजाई में देखें तो मध्यवर्ती क्रिया भी होती है, द्विकेंद्रिक भी होती है, जैसे n+n भी हो सकता है। और ये कोशिका 2 केंद्रक बनाते हैं। ऐसी परिस्थिति में केंद्र युग्म, इनको केंद्र युग्म कहा जाता है। उसके बाद फिर एक अवस्था आती है जिसमें फंगस की द्विकेंद्रिक प्रावस्था भी होती है। यदि उसमें 2n हो तो उसे द्विकेंद्रिक प्रावस्था कहते हैं। बाद में फिर पैतृक एवं केंद्रिक संलयन के बाद, पैतृक यानी कि उनके पेरेंट्स के केंद्रक आपस में संलयित होकर के हो जाते हैं और उसके बाद कोशिका द्विगुणित बन जाती है। और ये फंजाई जो है फलनकाय बनाते हैं। फलनकाय यानी कि जब जो युग्मकों के संलयन के बाद यदि बीजाणु द्वारा इनका संलयन हो तो उसे फलनकाय संरचना कहते हैं, जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, यानी कि बहुत कम विभाजन होता है, जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। और कवक जाल की जो आकारिकी या मॉर्फोलॉजी है, बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि को इस जगत में, यदि अब हम देखेंगे कि बीजाणु बनने की विधि या फलनकाय बनने की विधि, इनमें 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है फाइकोमाइसिटिस, दूसरा है एस्कोमाइसिटिस, तीसरा है बेसिडोमाइसिटिस और चौथा है ड्यूटेरोमाइसिटिस। ठीक है, माइसिटिस माइटिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह कवक जगत का संकेतक है। पहला हम देखेंगे फाइकोमाइसिटिस। तो फाइकोमाइसिटिस क्या है, इसका आवास स्थान जल है, सड़ा गला जो लकड़ी युक्त पदार्थ है, ठीक है, नम और सीलन भरे जगह यानी कि जहाँ नमी हो, ठीक है, उस स्थान पर फाइकोमाइसिटिस पाए जाते हैं। तो फाइकोमाइसिटिस क्या है, यह अल्प अविकल्पी परजीवी है, ठीक है, यह भी एक परजीवी है जिसमें कवक जाल जो है नहीं पाया जाता है। कवक जाल अपटी होता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते कवक जाल के अंदर। और ये क्या होते हैं, बहुकेंद्रीय होते हैं। और इसमें अलैंगिक जनन जो है बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। इस बाकी में क्या होता है, चल बीजाणु द्वारा होता है, परंतु इसमें अलैंगिक जनन अचल बीजाणु द्वारा होते हैं। और ये बीजाणु जो होते हैं ये बीजाणुधानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं, यानी कि अपने आप इसमें स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं बीजाणुधानी में। और इसमें 2 युग्मकों के संलयन से युग्माणु या युग्मनज बनते हैं। और इनकी आकारिकी अथवा जो इनकी आकृति एक जैसी हो तो उसे समयुग्मता, और यदि आकारिकी जो होते भिन्न भिन्न हो तो उसे असमयुग्मकी या विषमयुग्मकी कहते हैं। उदाहरण के रूप पर जैसे म्यूकर, ठीक है, म्यूकर जो होता है या राइयोपस, ठीक है, जो म्यूकर यानी कि रोटी के कवक कहते हैं। रोटी में जो फफूंदी का निर्माण करते हैं वही रोटी के कवक कहलाते हैं। और एल्बुगो जो सरसों पर फंजाई हैं, ठीक है, सरसों में जो गोल गोल जो धब्बा उत्पन्न होता है उसे
ये एल्बुगो कहा जाता है, एल्बुगो फंजाई। तो म्यूकर का जो चित्र है आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये जो अ क्रमांक वाला जो चित्र है ये म्यूकर का चित्र है। ठीक है, आगे हम अध्ययन करते हैं जो दूसरा विभाग है उसे एस्कोमाइटिस कहा जाता है। तो एस्कोमाइटिस क्या है, यह इसे सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो आकार है वह थैली के समान होता है और इसमें ये एक कोशिकी होते हैं। ठीक है, जैसे यीस्ट जो होता है वह एक कोशिकी होता है जिसे सैक्रोमाइटिस कहा जाता है, उसके अंतर्गत यीस्ट आता है। और ये बहुकोशिकी भी होते हैं, जैसे पेनिसिलियम। एक कोशिकी हो तो उसे यीस्ट कहते हैं और बहुकोशिकी हो तो उसे पेनिसिलियम कहा जाता है। और कुछ मृतोपजीवी होते हैं, अपघटक होते हैं, परजीवी अथवा समलरागी या पशुविष्टा, समलगामी यानी ये पशुविष्टा यानी पशुओं के मलमूत्र में भी उसमें पाया जाता है। ठीक है, उस स्थान पर भी उग जाते हैं। और ये कवक यह जो होते हैं जाली का होते हैं, उसमें शाखित जाली उत्पन्न करते हैं और इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, पट्टी पाया जाता है, यानी कि इसमें पॉलीसेकेराइड या काइटिन की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। और इनमें जो है अलैंगिक जनन जो हैं बीजाणु, जिनमें कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर्स का निर्माण करते हैं, उसके द्वारा इनमें अलैंगिक प्रजनन होता है। और ये कवक जाल बनाते हैं, कोनिडियोधर भी कहते हैं, यानी कि कोनिडियोस्पोर्स यानी कि छोटे छोटे कोनिडिया का निर्माण करते हैं। और ये जो है बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। बहिर्जात यानी कि किसी दूसरे स्वरूप में वह उत्पन्न होते हैं। और यह कोनिडिया जो है अंकुरित होकर कवक जाल बनाता है, जैसे माइसिलियम यानी कि कवकों का जाल जो होता है, तंतुमय जाल माइसिलियम कहते हैं, और यहाँ कोनिडिया का जाल कवक जाल कहलाते हैं। और इसमें लैंगिक प्रजनन बीजाणु के द्वारा होता है, जैसे एस्कस बीजाणु कहते हैं। और ये बीजाणु थैलीमय होकर आकृति थैली के समान बनाते हैं, इसलिए उसको थैली युक्त कवक भी कहते हैं। और उसी प्रकार से इसमें फलनकाय का निर्माण होता है, जिन्हें एस्कोकार्प भी कहते हैं। और एस्परजिलस का उदाहरण भी उसमें दिया है। और कुछ जो ये एस्कोकार्प होते हैं जैसे न्यूरोस्पुरा, इनका उपयोग जो होता है जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक में प्रयोग किया जाता है। और इस पादप के कारण ड्रोसोफिला, और इस पादप का जो उपयोग है, जैसे ड्रोसोफिला मक्खी जो विभिन्न प्रकार के आनुवांशिक प्रयोग में आता था, तो उसी प्रकार से यह भी जो एस्परजिलस या न्यूरोस्पुरा जो कवक होते हैं, तो उनका उपयोग भी ड्रोसोफिला के नामक प्रसिद्धि यह पाया है। और इस वर्ग के अंदर मॉरिल, ट्रफल जो खाने योग्य जो सुस्वादु होते हैं, ठीक है, स्वाद से भरे होते हैं, ऐसे कवक इसमें आते हैं। अब कवक का जो तीसरा प्रकार है, ठीक है, दूसरा प्रकार हम यहाँ देखेंगे एस्परजिलस। एस्परजिलस का उदाहरण यह है, ये जो एस्परजिलस का सर्जना बॉम में देख रहे हैं। उसके बाद आगे हम देखेंगे तीसरा जो प्रकार है बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज क्या है, ये सामान्य प्रकार का जो मशरूम छत्रक वाला और ब्रेक्ट फंजाई जो ब्रेड में पाया जाता है, पफ बाल यानी कि गोल बॉल के समान संरचना, इस प्रकार के संरचना उसमें पाए जाते हैं। और ये उनका जगह क्या है इस बेसिडियोमाइसिटीज प्रकार के कवकों का, ये मिट्टी में, लट्ठे में और वृक्ष के ठूंठों पर, ठीक है, और सजीवों पादप के अंतर्गत परजीवी के रूप में यह निवास करते हैं और वहाँ उगते हैं। और ये कवक जाल, इनमें कवक जाल जो होते हैं शाखित होता है और यह पट्टी भी होता है, यानी कि कोशिका भित्ति पाए जाते हैं। और इसमें जो अलैंगिक प्रजनन होता है, ये बीजाणु प्रायः नहीं होते, इसमें अलैंगिक बीजाणु नहीं होते हैं। और ये क्या करते हैं, कायिक खंडन, जैसे हाइड्रा वगैरह में खंडन विखंडन होता है, उस प्रकार से इसमें होता है। और इसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें प्लाज्मोगेमिक अवस्था होती है, यानी कि जब इसमें उनका जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य मिले, दो कोशिका द्रव्य मिलने से प्लाज्मोगेमी का संरचना उत्पन्न होती है। और ये विभिन्न स्टेनों वाले दो कायिक कोशिका में जीन प्रारूप के संलयन से होती है। और इसमें जो केंद्रक है द्विकेंद्रिकी होता है, और इसमें इस केंद्रक को बेसिडियम भी कहते हैं। और बेसिडियम के केंद्रक यदि संलयित करें तो उसे कैरियोगामी कहते हैं। तथा ये समसूत्री विभाजन के द्वारा या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 बेसिडियम बीजाणु का निर्माण करते हैं। और ये बेसिडियम जो है बहिर्जात हो, यानी कि
किसी दूसरे माध्यम से ये उगते हैं और ये फलनकाय का निर्माण करते हैं, यानी कि बीजों के समूह से या बीजों के अंकुरण के बाद जो संरचना उत्पन्न होती है उसे फलनकाय कहते हैं। और इसमें उदाहरण जैसे एगेरिकस या मशरूम होता है, आस्टिलेडो कंड, ठीक है, पक्सिनिया जो कीट फंगस है, पक्सिनिया जो गेहूं के पत्तों में रोग फैलाता है, पक्सिनिया कीट फंगस, ये बेसिडियोमाइटिस प्रकार के अंतर्गत आता है। अब कवक का जो अंतिम प्रकार है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है, ड्यूटेरोमाइटिस क्या कहते हैं, इसे अपूर्ण कवक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का अभाव होते हैं, क्योंकि इसमें जो होते हैं लैंगिक केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रावस्था ही पाई जाती है, इसमें लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता, इसलिए उसे अपूर्ण कवक भी कहते हैं। परंतु कुछ कुछ कवक में ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर जो कुछ कुछ कवक पाए जाते हैं जो वर्तमान समय में खोजा जा रहा है, उसमें लैंगिक जनन का खोज हो रहा है, इसलिए इसको फिर आगे बाकी जो बेसिडियोमाइसिटीज है, एस्कोमाइटिस है, उसमें रख दिया जा रहा है। और इसमें कवक भी पाए जाते हैं, ये मृतोपजीवी भी होते हैं, और ये इनके जो अधिकांश सदस्य हैं ये अवघटक भी होते हैं, यानी कि ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंतर्गत क्या होते हैं, कवक अवघटक भी आते हैं। अवघटक यानी कि आप लोगों ने खाद्य जाल, जो खाद्य श्रृंखला, इसमें आप लोगों ने देखा होगा जो कवक पाए जाते हैं इसमें अवघटक के अंतर्गत आते हैं, और ये मृत सड़े गले पदार्थों का अवघटन करते हैं और ये खनिज चक्र में सहायक करते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा हैं, ठीक है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के कवकों का जो है प्रकार पाए जाते हैं और उस प्रकार के अंदर विभिन्न प्रकार के कवक आते हैं, ठीक है। और ये आप लोग 100 वाला इसका एगेरिकस का कवक का जो फूटू पाया जाता है, ये इसका संरचना आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार से आपका आज के अध्याय में ये जो फंजाई तीसरा जगत था, कवक जगत, उसका अध्ययन यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जगत प्लांटी का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।